हमने रसायन विज्ञान में विद्युत रसायन के चैप्टर पर पिछले लेक्चर में प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध को पढ़ रखा था। हमारा आज का आर्टिकल है चालकता और विशिष्ट चालकता। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चालकता को, कि किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ की चालकता होती क्या है। चालकता को एक और नाम से जानते हैं, विद्युत चालकता। विद्युत चालकता हमने प्रतिरोध के विषय में पढ़ा था कि विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं, और विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट को अगर प्रतिरोध कहते हैं, चालकता जस्ट उसका विपरीत है। चालकता क्या है कि विद्युत धारा के मार्ग में सहजता को, विद्युत धारा जितनी सहजता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित की जा सकती है या किसी चालक में प्रवाहित की जा सकती है, उस सहजता को कहा जाता है विद्युत चालकता। तो धारा की सहजता क्या होती है? विद्युत चालकता। तो मैं विद्युत चालकता की अगर परिभाषा लिखना चाहूंगा तो मैं लिख दूंगा, किसी विद्युत अपघट्य में, विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट, किसी विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा के प्रवाह की सहजता, विद्युत धारा के प्रवाह की सहजता, सहजता का मतलब होता है आसानी, सहजता को ही विद्युत चालकता कहा जाता है। विद्युत चालकता कहा जाता है। यह तो हो गया कि विद्युत चालकता क्या होती है। अब आता है कि विद्युत चालकता को अगर हम न्यूमेरिकली सॉल्व करना चाहें तो उसके लिए विद्युत चालकता का फॉर्मूला क्या होगा। तो उसके लिए एक और लाइन है। क्या लाइन है वो? कि विद्युत चालकता उस विद्युत अपघट्य का मतलब कौन सा विद्युत अपघट्य? जिसकी आप विद्युत चालकता निकालना चाहते हैं। तो विद्युत चालकता उस विद्युत अपघट्य के प्रतिरोध के व्युत्क्रम, प्रतिरोध को कैसे लिखते हैं? R के व्युत्क्रम के बराबर होती है। व्युत्क्रम के बराबर होती है। अगर हम विद्युत चालकता को या चालकता को G से लिखें, क्योंकि विद्युत चालकता या चालकता को हम लोग दो सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक कैपिटल C से भी कंडक्टेंस के हिसाब से और एक कैपिटल G से। क्योंकि कैपिटल C का प्रयोग हम लोगों ने इसके पहले सांद्रता के लिए भी किया है। परासरण दाब के फॉर्मूले में कैपिटल C को यूज में लाए सांद्रता के लिए, मोलर सांद्रता के लिए। इसलिए हम ये चाहते हैं कि कैपिटल C के स्थान पर किसका यूज किया जाए? कैपिटल G का। और कैपिटल G के लिए फॉर्मूला क्या होगा? एक तो ये कैपिटल G है क्या? कैपिटल G है विद्युत चालकता। अगर हम कैपिटल G से विद्युत चालकता को लिखते हैं तो विद्युत चालकता का मान हमें पता है विद्युत अपघट्य के प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो विद्युत अपघट्य का प्रतिरोध हो गया R, और R का अगर व्युत्क्रम निकालना है तो 1/R, अर्थात विद्युत चालकता का फॉर्मूला हो गया कैपिटल G इज इक्वल टू 1/R। तो ये फॉर्मूला रहा विद्युत चालकता का। अब विद्युत चालकता में से दो तीन चीजें हमें समझ लेनी है। सबसे पहले कि विद्युत चालकता के मान में तब वृद्धि होगी जब आप उस विद्युत अपघट्य का प्रतिरोध कम पाओगे। अगर प्रतिरोध कम है, विद्युत चालकता ज्यादा। प्रतिरोध अगर ज्यादा हो गया तो विद्युत चालकता कैसी हो जाएगी? कम।
हाँ, एक और चीज को मैं चेक कर लेता हूं, क्योंकि रेजिस्टेंस प्रतिरोध पर चालकता निर्भर करती है। मैं रेजिस्टेंस को चेक कर लेता हूं कि रेजिस्टेंस किन दो मानने में होता है, या रेजिस्टेंस किन किन कारणों से उत्पन्न होता है। तो रेजिस्टेंस के उत्पन्न होने के प्रमुख दो कारण हैं। पहला कारण, जब विद्युत अपघट्य ज्यादा आयनों में नहीं टूट पाता है, अर्थात विद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा कम होती है। कम आयन प्रोड्यूस होने पर भी प्रतिरोध ज्यादा रहता है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, अगर बाई चांस ज्यादा आयन प्रोड्यूस भी हो गए हैं, तो यदि आयन धीमी गति से चलता है या आयनों की गति धीमी पड़ जाती है तो भी प्रतिरोध बढ़ता है। तो आप इस बात को ध्यान रखोगे, प्रतिरोध दो मामले में बढ़ता है। कब? जब विद्युत अपघट्य आयनों में कम मात्रा में टूट पाता है, और दूसरा तब जब आयनों में टूटने के बाद आयन तेजी से गति नहीं करते हैं। प्रतिरोध दो जगह पर बढ़ता है, और उन दोनों परिस्थितियों में प्रतिरोध क्योंकि बढ़ रहा है, विद्युत चालकता का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो मैं एक बात लिखूंगा कि प्रतिरोध और चालकता किस चीज पर डिपेंड करती है। तो प्रतिरोध चालकता दो चीजों पर निर्भर करती है। मैं बहुत ही छोटे शॉर्टकट में इसको लिखे देता हूं। आयनन कम होने पर प्रतिरोध बढ़ता है। जब ज्यादा आयन प्रोड्यूस नहीं होंगे तो ज्यादा आवेश नहीं जा पाएगा, और जब आवेश नहीं जा पाएगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और आयनन कम होने पर प्रतिरोध तो बढ़ता है, लेकिन विद्युत चालकता, परंतु विद्युत चालकता घट जाती है। अगर मैं इसी पे सेकंड नंबर पे आ जाता हूं कि विद्युत चालकता रेजिस्टेंस पर और किस प्रकार से डिपेंड करती है, या रेजिस्टेंस कैसे चेंज होता है, तो एक सबसे बड़ी चीज है कि आयन की गति धीमी होने पर, गति धीमी होने पर भी प्रतिरोध बढ़ता है, भी प्रतिरोध बढ़ता है। और क्योंकि आयन धीमे से गति करेगा तो वो आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में ज्यादा समय लगा देगा, और ज्यादा समय लगना इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि चालकता पदार्थ की कैसी है? कम है। तो प्रतिरोध बढ़ता है, अतः चालकता या विद्युत चालकता कह सकते हैं, चालकता घट जाती है। तो आपने इन दो चीजों को पढ़ा कि क्या दो कारण हो सकते हैं जिससे प्रतिरोध मेनली चेंज हो सकता है, और अगर एक बार प्रतिरोध चेंज होता है तो चालकता को भी वो चेंज कर ही देगा। हाँ, एक और चीज रह जाती है कि अगर हमने चालकता के फॉर्मूले को पढ़ रखा है, चालकता का मात्रक भी पढ़ लेना जरूरी है कि आखिर चालकता का मात्रक क्या होता है। तो मैं चालकता के मात्रक को पढ़ता हूं, तो मुझे सबसे पहले अगर मुझे चालकता G का मात्रक चाहिए तो मैं प्रतिरोध का मात्रक अगर जानता हूं, मैं चालकता के मान के मात्रक को आसानी से निकाल सकता हूं। 1 की जगह पे 1 R प्रतिरोध है, और प्रतिरोध का पिछले लेक्चर पे हमने मात्रक पढ़ रखा था ओम, और अगर नहीं भी पढ़ा है तो हम सब लोग पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। तो प्रतिरोध का पहला, चालकता का पहला मात्रक प्रति ओम। प्रति ओम को एक प्रकार से और लिख सकते हैं ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को एक और शब्द के नाम से जानते हैं, या फिर ओम इनवर्स को म्हो, या ओम इनवर्स को एक और शब्द से जानते हैं, एक और नाम से जानते हैं सीमेंस। जिसे हम सिंबल के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? एस से। तो चालकता के इतने मात्रक है, मैं दोबारा से रिपीट कर दूं इस चीज को कि 1/R 1/ओम हो गया। ओम को ऊपर ले जाएंगे ओम इनवर्स, ओम इनवर्स को ही म्हो कहते हैं। और एक खासियत है, चालकता का एक मात्रक है सीमेंस, जिसको कैसे लिखते हैं? एस से लिखते हैं। तो चालकता के मात्रकों को हमने पढ़ लिया। हाँ, अब बात अगर आ जाए तो मुझे चालकता, प्रतिरोध हमने पढ़ा तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को पढ़ा चालकता।
हमने कल एक और यूनिट पढ़ी थी, विशिष्ट प्रतिरोध। तो अगर हम इस बात को चेक करते हैं कि अगर प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता होता है तो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता होता है। तो प्रतिरोध और चालकता के संबंध में तो इतनी मेरे पास जानकारी थी। ध्यान रखिएगा, किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ का प्रतिरोध किन किन बातों पर डिपेंड करता है, इस चीज को विशेष ध्यान रखना। फर्स्ट थिंग इज दैट कि आयनन कम अगर होता है तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और दूसरी चीज क्या है कि आयनन की गति अगर धीमी हो जाती है तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। आयनन की गति सभी जानते हैं, लेकिन यह थोड़ा सा पहचानना कठिन है, आयनन कम होने पर प्रतिरोध बढ़ता है या ज्यादा होता है। तो आप इस चीज को पिछले क्लासेस पढ़ चुके हैं कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं, उनको जब आप जल या किसी विलायक में घोलते हो तो वे विद्युत अपघट्य का लगभग 100% भाग आयन बना लेता है। अर्थात जितना मैंने विद्युत अपघट्य लिया वो सारा का सारा विद्युत अपघट्य आयन में टूट जाता है। लेकिन अगर दुर्बल विद्युत अपघट्य की बात करें तो हम जितना केमिकल या जितना इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं वो पूरा का पूरा आयन में नहीं टूटता है और आयनन की मात्रा कम हो जाती है। अब हम लोग अगले आर्टिकल पर चलते हैं जिसका नाम है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता। मेरे दिमाग में एक बात आती है सामान्य रूप से कि अगर हम सामान्य प्रतिरोध लेते थे तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम कहलाता था चालकता। तो अब मैं क्या सोचता हूं कि अगर सामान्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता तो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता। तो देखो मैं इसको कैसे परिभाषित कर सकता हूं विशिष्ट चालकता की परिभाषा को, किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ के, क्योंकि प्रतिरोध किसी ना किसी पदार्थ का तो लेना ही है, हमें किसका लेना है, विद्युत अपघट्य पदार्थ का। तो किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ के, किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाता है। विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता कहलाता है। अब अगर मैं बात करूं कि विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता होता है, हम इसे फॉर्मूले पे कैसे लिख सकते हैं? तो जैसे हमने चालकता के लिए लिखा था, चालकता प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है तो G इज इक्वल टू 1/R। आज जस्ट सेम उसी टाइप का है कि विशिष्ट चालकता। तो मैं बता दूं आपको, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम, तो मैं 1/, विशिष्ट प्रतिरोध लिख देता हूं, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है। तो मैंने लिख दिया विशिष्ट चालकता इज इक्वल टू 1/ विशिष्ट प्रतिरोध। अब विशिष्ट चालकता को कैसे लिखे देते हैं? तो विशिष्ट चालकता के लिए एक नए प्रकार का सिंबल होता है जिसे कप्पा के नाम से जानते हैं। इसे विशिष्ट चालकता के लिए यूज किया जाता है, और विशिष्ट चालकता के लिए यूज किया जाए 1/। अगर मैं विशिष्ट प्रतिरोध के सिंबल को ध्यान देता हूं तो विशिष्ट प्रतिरोध का सिंबल था 1/। अगर देखते हैं 1 की जगह 1, विशिष्ट प्रतिरोध का सिंबल था ρ। और कल हमने एक प्रतिरोध को या प्रतिरोध को चेंज करने के लिए प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है या प्रतिरोध की निर्भरता के लिए मैंने एक फॉर्मूला देखा था। क्या फॉर्मूला देखा था? R ρ इज इक्वल टू RA/L। मैंने इस चीज के फॉर्मूले को, मतलब इस प्रकार से फॉर्मूले को देखा था कि विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है। अगर मैं इसी विशिष्ट प्रतिरोध के फॉर्मूले को रख दूं तो कप्पा का जो फॉर्मूला बन के आता है, कप्पा इज इक्वल टू 1 की जगह पर 1, रो का मैं इस्तेमाल करता हूं। रो का फॉर्मूला क्या है? RA/L। अगर इस फॉर्मूले को और अच्छे ढंग से लेके चले हम आगे, विशिष्ट चालकता, इसको पलट देंगे तो L कहां चला जाएगा? ऊपर, L/RA। L/RA को, और एक तो ये हो गया विशिष्ट चालकता का फॉर्मूला,
लेकिन यह विशिष्ट चालकता का फॉर्मूला है प्रतिरोध के पदों में। अगर बाई चांस हमें प्रतिरोध नहीं पता है और हमें विशिष्ट चालकता का सूत्र चालकता के पदों में या विद्युत चालकता के पदों में चाहिए, तो मैं इस बात को भी जानता हूं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1 जो R होता है वो G के इक्वल होता है, अर्थात प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है वो विद्युत चालकता के बराबर होता है। अभी हमने 2 मिनट पहले इस बात को पढ़ा था। अगर मैं फॉर्मूले पे यही चीज को रख दूं तो फॉर्मूला क्या बनकर तैयार होगा, इस चीज को देखते हैं। फॉर्मूला बनेगा कप्पा इंटू L अपॉन A, और इसको आप लिख सकते हो 1/R। अगर 1/R लिख सकते हो तो 1/R की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, G। तो कप्पा के 2 फॉर्मूले, कप्पा का पहला फॉर्मूला है विशिष्ट चालकता का पहला फॉर्मूला L/RA और विशिष्ट चालकता का दूसरा फॉर्मूला GL/A। तो मैं एक काम कर लेता हूं, दोनों फॉर्मूलों को ढंग से लिखे देता हूं, हिंदी में लिखा देता हूं इधर की ओर। पहला फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा, कप्पा का अर्थ है विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता बराबर, अगर चेक करते हैं तो 1/R, 1/R में से इसका मतलब है R को कहते हैं प्रतिरोध, तो मैंने नीचे लिख रखा है प्रतिरोध। और बेटा आपको एक चीज और बताने वाली है कि R नीचे तो प्रतिरोध हो गया, लेकिन जो यूनिट L/A आती है इसे एक विशेष नाम से जानते हैं, सेल स्थिरांक। अभी मैं इसको क्लियर कर दूंगा कि सेल स्थिरांक होता क्या है। अभी फॉर्मूले के लिए मैं लिखे देता हूं, तो विशिष्ट चालकता कप्पा की जगह पर हो गया, L/A की जगह पर क्या हो गया, सेल स्थिरांक, और 1/1 का मतलब ऊपर, R का मतलब है नीचे जैसे आते हैं, तो R का मतलब होता है प्रतिरोध। तो विशिष्ट चालकता का एक फॉर्मूला हो गया सेल स्थिरांक बटे प्रतिरोध। अब अगर मैं इस नंबर से यहां से, ये तो मेरे लिए फर्स्ट फॉर्मूला हो गया विशिष्ट चालकता का, लेकिन अगर मैं इसी में से दूसरे फॉर्मूले से विशिष्ट चालकता का मान निकालूं तो देखो फॉर्मूला क्या हो जाता है यहां से। तो कप्पा की जगह पर मैं क्या लिखने वाला हूं, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता बराबर, अगर मैं इसको फिर से देखता हूं कि G इंटू L/A, मैं सबसे पहले चाहूंगा कि G को पता हो जाए, G क्या है। तब आप सभी लोग जानते हैं कि G को कहते हैं विद्युत चालकता, तो G को मैं लिखे देता हूं विद्युत चालकता इंटू L/A, एक ऐसी यूनिट है जिसको हम किस नाम से जानते थे, सेल स्थिरांक। तो L/A की जगह पे हम यूज कर सकते हैं सेल, नीचे मैं लिखे देता हूं स्थिरांक। तो विशिष्ट चालकता का एक और फॉर्मूला मुझे मिल जाता है विद्युत चालकता इंटू सेल स्थिरांक, जिसमें से अगर मैं बात करूं तो रो को आप पढ़ चुके थे, आप अगर देखा जाए R को पढ़ चुके थे, आप अलग अलग यूनिट से देखा जाए तो L को भी और A को भी पढ़ चुके थे। L क्या होता था, 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, और A होता था अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या प्लेटों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अगर मैं आज स्टार्ट करूं तो मैं थोड़ा सा इस बात को भी बताना चाहता हूं कि हमने 2 जगह L/A आया, और इस दोनों जगह L/A की जगह पर मैंने क्या लिखा, सेल स्थिरांक। तो अब बात आ जाती है, अगर मैं कप्पा के फॉर्मूले या विशिष्ट चालकता के फॉर्मूले पे देखूं, मुझे सब कुछ पता है, प्रतिरोध पता है, विशिष्ट प्रतिरोध पता है, विशिष्ट चालकता पता है, चालकता पता है, लेकिन L/A जो है ये थोड़ा सा अलग है। अच्छा, इसके अलग भी इसको मैं इसलिए मानता हूं क्योंकि इसने लिख रखा है सेल स्थिरांक। तो क्या जो यूनिट L/A है ये क्या एक विशेष प्रकार का कोई स्थिरांक है, इस चीज को चेक करते हैं। और स्थिरांक भी है तो कैसा स्थिरांक है, तो मैं इस स्थिरांक को कुछ इधर बताता हूं। इस स्थिरांक को कुछ इधर ऐसे बता देते हैं कि अगर मेरे पास कोई इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, कोई विद्युत अपघट्य है। विद्युत अपघट्य क्या होता है, मैं कई बार हम लोगों ने विद्युत अपघट्य लिखा है, तो विद्युत अपघट्य का मतलब एक ऐसा केमिकल, एक ऐसा सब्सटेंस जिसको आप जल में घोलते हो और वो आयनों में टूट जाता है, उसे कहते हैं विद्युत अपघट्य। अगर मैंने कोई ऐसा ही कंपाउंड इस कंपाउंड को इस पात्र में घोल रखा है, और पात्र में जैसे ही घोला वो अपने आयनों में क्या हो गया, टूट गया।
अगर मुझे इलेक्ट्रिकल फ्लो करवाना है, विद्युत धारा का प्रवाह कराना है, तो मुझे इसमें दो मेटेलिक रॉड को डालना होगा जो एक बैटरी या सेल से कनेक्टेड होंगी। तो मैंने इसमें दो प्लेटों को डाल दिया है। मैंने एक और प्लेट को इसमें यूज किया और इन दोनों वायर्स को एक सेल या बैटरी के थ्रू क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। अभी क्या सोचते हैं, अगर कोई भी सेल, आपने इतने सेल देखे होंगे, कोई भी सेल की बात की जाए तो सेल में दो चीजें फिक्स होती हैं। सेल में बाकी सारी चीजें बदल सकती हैं। विद्युत अपघट्य की मात्रा, अभी विद्युत अपघट्य कम भरा था, आप ज्यादा कर सकते हो, तो आप विद्युत अपघट्य के अमाउंट को, आयन की अमाउंट को, टेम्परेचर को, सांद्रता को लगातार चेंज कर सकते हो। लेकिन आप सेल में देखते हो कि दो चीजें जल्दी से कभी चेंज नहीं होती। सेल में क्या क्या चेंज नहीं होती, एक बार जब प्लेट पड़ गई सेल में, तो सेल के प्लेट का जो एरिया होता है, अर्थात अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कभी चेंज नहीं होता। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल केवल तभी चेंज होगा जब आप प्लेट को चेंज कर दोगे। अगर प्लेट को चेंज कर दिया, इसका मतलब आपने कोई नया सेल बनाकर तैयार कर दिया। तो सबसे पहली चीज क्या चेंज नहीं होती है सेल में, प्लेटों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यह कैसा रहता है, लगभग फिक्स रहता है। और साथ में जब भी कोई सेल बनता है, उसके एनोड और कैथोड के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो भी फिक्स होती है, क्योंकि विद्युत चालकता का मान उस डिस्टेंस पे भी निर्भर करता है। इसलिए एक अच्छे टाइप के सेल में दो चीजों बनाते समय दो चीजों को बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं कि प्लेटों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना रखना चाहिए, और एक अच्छे सेल को बनाते समय यह भी ध्यान रखना होता है कि उन प्लेटों के बीच की दूरी क्या है। किसी एक सेल में आप ले लीजिए, चाहे वो शुष्क सेल हो, चाहे वो लेड स्टोरेज सेल हो, घरेलू बैटरी हो, इन सभी सेलों में आपने इस बात को देखा होगा, आप एनोड और कैथोड के बीच की दूरी को चेक करोगे, नापोगे, हर एक सेल में बराबर आएगी, और उनकी प्लेटों का एरिया भी जो होगा सभी सेलों में बराबर होगा। जितने भी लेड स्टोरेज बैटरी होंगी वो सभी का प्लेटों का एरिया बराबर रहता चला जाएगा। और मैं इस बात को भी चेक करूंगा, जितने भी ड्राई सेल है उसमें प्लेटों के बीच की दूरी आपस में कैसी रहेगी, बराबर। अर्थात एक सेल में दो स्थिर वैल्यू होती हैं, एक प्लेटों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और दूसरा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। बीच की दूरी L भी एक स्थिर राशि है, प्लेटों का एरिया A भी एक स्थिर राशि है। इसलिए हम जानते हैं, अगर मैं यूनिट L/A निकालता हूं, क्योंकि L भी फिक्स रहती है सेल में और एरिया भी फिक्स रहता है सेल में, L भी स्थिरांक है, A भी स्थिरांक है। और आप सबको इस बात को पता है कि अगर L स्थिरांक है, A स्थिरांक है, तो ये यूनिट निकालने के लिए हमने एक स्थिरांक को दूसरे स्थिरांक से डिवाइड किया है। और आप सब जानते हो कि जब किसी एक स्थिरांक को दूसरे स्थिरांक से भाग दिया जाता है, तो जो नई राशि आती है वो भी स्थिरांक होती है। इसलिए दो स्थिरांकों का अनुपात मैंने भी एक स्थिरांक ही माना, क्योंकि यह स्थिरांक सेल के लिए दो यूनिटों का अनुपात है। मैंने इस स्थिरांक को मान लिया सेल स्थिरांक। तो आप सेल स्थिरांक जान गए होंगे क्या होगा। सेल स्थिरांक क्या होता है, किसी विद्युत अग्नि सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी या बीच की लंबाई L और उसके प्लेटों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या कहलाता है, सेल स्थिरांक। तो मैंने अगर ये सारी चीजें पढ़ ली हैं, तो मुझे एक चीज और पता कर लेनी चाहिए कि सेल स्थिरांक की परिभाषा कैसे दी जाए। तो फॉर्मूले आपने लगभग पढ़ ही लिए होंगे, मैं इसको मिटाता हूं और बात करते हैं कि सेल स्थिरांक को कैसे परिभाषित किया जाए। तो आप विशिष्ट चालकता के जितने भी फॉर्मूले हैं याद रख लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि विशिष्ट चालकता का केवल यही फॉर्मूला आपके लिए यूज में आ जाएगा। आप फॉर्मूले याद रख लोगे तो आप प्रतिरोध के थ्रू भी आसानी से विशिष्ट चालकता निकाल सकते हो। अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको प्रतिरोध नहीं दिया गया, चालकता दी गई है, तो चालकता के लिए भी आप फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो हम इसको मिटा देते हैं, आप इसको नोट कर लेना स्क्रीनशॉट लेते हुए। अब हम लोग बात कर लेंगे कि सेल स्थिरांक। तो लगभग सभी बच्चों ने समझ भी लिया होगा कि सेल स्थिरांक होता क्या है, लेकिन थोड़ा सा मैं सेल स्थिरांक को लिखे भी देता हूं।
सेल स्थिरांक। या अभी एक और काम कर लेते हैं थोड़ा सा। सेल स्थिरांक को पढ़ने से पहले हमने कप्पा के फॉर्मूले को पढ़ा या विशिष्ट चालकता के फॉर्मूले को पढ़ा। विशिष्ट चालकता का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से आया 1/ρ। जब मैंने इसका फॉर्मूला बनाना चाहा, फॉर्मूला आया 1/r, सॉरी रो का फॉर्मूला आया RA/L। और इसको जब मैंने सॉल्व किया तो 1/RA × L। मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि कप्पा या विशिष्ट चालकता का मात्रक निकाल लिया जाए, क्योंकि यूनिट को छोड़ देंगे फिर ये रह जाएगा। तो पहले यूनिट को चेक कर लेते हैं। यूनिट चेक करोगे तो मैं अगर इन सबके मात्रक रख दूं तो मुझे विशिष्ट चालकता का मात्रक आ जाएगा। तो कैसे रखेंगे, 1 छोड़ देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं L। L क्या होता है, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, और दूरी का मात्रक मीटर, सेंटीमीटर या किलोमीटर होता है। क्योंकि अगर सेलों के लिए देखा जाए तो कोई भी सेल ऐसा नहीं होगा जिसमें इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी किलोमीटर में हो, या मीटर में भी बहुत बड़ा सेल हो जाता है। अपने यहां जो डिस्टेंस आती है, अगर नॉर्मली इसको नापते हैं, ये सेंटीमीटर में आता है। तो मैं दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L का लंबाई है सेंटीमीटर लिखे देता हूं। R का मतलब होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध को हम मात्रक अगर लिखना चाहें तो ओम। अब आता है A क्या है, प्लेटों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब एक चीज और मैं इस पे क्लियर कर देना चाहता हूं। अगर आपने प्लेटों के बीच की दूरी सेंटीमीटर में नापी है, आप एरिया में भी निकालने के लिए, भाई एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आयताकार प्लेटें होंगी तो एरिया का फॉर्मूला होगा लंबाई इंटू चौड़ाई। तो मुझे लंबाई भी सेंटीमीटर में लेनी है, चौड़ाई भी सेंटीमीटर में लेनी है। इसलिए एरिया का फॉर्मूला अगर रखेंगे तो लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई भी सेंटीमीटर में, चौड़ाई भी सेंटीमीटर में गुणा होगा तो एरिया का मात्रक आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं इसको और थोड़ा सा कर देता हूं कि मुझे अगर विशिष्ट चालकता का मात्रक पता करना होगा, मैं इसको सॉल्व करूं। कैसे सॉल्व करूंगा, सेंटीमीटर से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा ओम सेंटीमीटर। ओम सेंटीमीटर को और अच्छी ढंग से लिख सकते हैं। ओम अगर ऊपर जाएगा तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ओम इनवर्स, और सेंटीमीटर को ऊपर ले जाएंगे सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को आपने कुछ देर पहले पढ़ा था, एक और फॉर्मूला होता है या एक और तरह से लिख सकते हैं मोह। तो ओम इनवर्स की जगह मैंने मोह लिख लिया, आगे लिखा है सेंटीमीटर इनवर्स। एक फॉर्मूला और हो सकता है, ओम इनवर्स को ही हम सीमेंस कहते थे, एस से लिखते थे। अगर ओम इनवर्स की जगह पे सीमेंस, आगे क्या लिखा हुआ है सेंटीमीटर इनवर्स, तो सेंटीमीटर इनवर्स। तो अगर विशिष्ट चालकता के मात्रक देखे जाए तो विशिष्ट चालकता का पहला मात्रक, विशिष्ट चालकता का दूसरा मात्रक, विशिष्ट चालकता का तीसरा, और यह रहा विशिष्ट चालकता का चौथा मात्रक। हालांकि आपको इतने सब पूरे मात्रक एक साथ नहीं लिखने हैं, आपको मात्रक के रूप में आपको किसी एक को यूज कर लेना है। लेकिन मुझे क्या है कि मैं सब मात्रक बता देता हूं ताकि आपके लिए आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। ध्यान रखने वाली बात है इसमें से कि ओम इनवर्स को ही मोह कहते हैं और मोह को ही क्या कहते हैं, सीमेंस। तो ये बेटा मेरे लिए ये विशिष्ट चालकता के मात्रक हो गए। अब हम आगे चलेंगे कि विशिष्ट चालकता में एक और चीज पढ़ ली जाए, कि विशिष्ट चालकता में पढ़ लिया जाए कि विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा को तो हमने पढ़ लिया था, विशिष्ट चालकता की परिभाषा को प्रतिरोध के पदों में कैसे पढ़ा जाए, चालकता के पदों में कैसे पढ़ा जाए। देखिए कैसे पढ़ सकते हैं इसको मैं मिटा देता हूं। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं विशिष्ट चालकता का अगर इन फॉर्मूलों को हटा दिया जाए, विशिष्ट चालकता का फॉर्मूला क्या आता था, L/R × A। विशिष्ट चालकता की एक और परिभाषा बनाई जा सकती है। कैसे बनाई जा सकती है कि यदि मैं L 1 सेंटीमीटर कर देता हूं और ऐसी सिचुएशन पे A को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर देता हूं, L = 1 सेंटीमीटर एंड A = 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। A का मान 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए क्योंकि A जो है वो एरिया है। तो उस समय बेटा कप्पा की वैल्यू क्या हो जाएगी, देन
कप्पा इज इक्वल टू एल की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1, फॉर्मूला क्या आ जाएगा आर। इसको एक और चेंजमेंट इसमें ला सकते हैं, कप्पा इज इक्वल टू 1/r को आप लिख सकते हो जी। मैं आसानी से इस चीज को बता सकता हूं कि विशिष्ट चालकता का मान चालकता के ही बराबर होता है, लेकिन कब? जब सेल में उपस्थित इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को 1 सेंटीमीटर कर दिया जाए और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया जाए। उस समय उस विद्युत अपघट्य की जितनी चालकता होगी उसे चालकता को कहा जाएगा विशिष्ट चालकता। सबसे पहले विशिष्ट चालकता की इस फॉर्मूला, इस परिभाषा को, फिर इसके बाद मैं समझाता हूं कि ये वैल्यू जो है वो क्या रिप्रेजेंट करना चाहती है। तो मैं सबसे पहले इस चीज को लिखूंगा, क्या लिखूंगा? तो मैं लिखना स्टार्ट करता हूं। कप्पा के लिए परिभाषा रहेगी, यदि किसी विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को 1 सेंटीमीटर और इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट और इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया जाए, स्क्वायर कर दिया जाए तो चालक की जगह पर विद्युत अपघट्य भी लिख सकते हो। तो चालक की विशिष्ट चालकता का मान विद्युत चालकता के बराबर होता है, विद्युत चालकता के बराबर होता है। तो इस प्रकार से आप कप्पा का रिलेशन जी के टर्म्स में, अर्थात विशिष्ट चालकता को चालकता के टर्म्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या बता सकते हैं। कैसा? मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि यदि किसी विद्युत अपघटनी सेल में, अब बात आ जाती है कि विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है। तो बेटा विद्युत अपघटनी सेल या सेल 2 प्रकार का होता है। पहला सेल जो रासायनिक ऊर्जा या केमिकल रिएक्शन करते हुए विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है, वो हो गया गैल्वेनिक सेल। दूसरा सेल आता है जो विद्युत ऊर्जा को लेकर रासायनिक ऊर्जा में चेंज कर देता है, ये आता है विद्युत अपघटनी सेल। दोनों को एक ही एग्जाम्पल पर, आपके यहां लेड स्टोरेज बैटरी होगी, वो चार्ज होने वाली बैटरी, या मोबाइल की बैटरी भी आप उसकी जगह पर मान सकते हो। मोबाइल की बैटरी जितनी देर के लिए चार्ज हो रही होती है या जिस समय वो चार्जिंग एक्सेप्ट कर रही होती है उस समय वो विद्युत अपघटनी सेल है। क्यों? क्योंकि उसने विद्युत ऊर्जा ली है और अपने अंदर केमिकल रिएक्शन कर रही है। विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में चेंज हो गई, लेकिन जब आप उसे चार्जिंग हद से हटा देते हो, फिर वो क्या करती है कि जो उसके अंदर रासायनिक ऊर्जा इकट्ठा हो गई है वो उसी रासायनिक ऊर्जा को बदलती है विद्युत ऊर्जा में और आपके मोबाइल के डिफरेंट पार्ट को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराती है। तो जब वो मोबाइल बैकअप के समय में होता है, अर्थात जब आप मोबाइल चला रहे होते, चार्जिंग में नहीं लगा रहते, वो गैल्वेनिक सेल की तरह बिहेवियर करता है। तो विद्युत अपघटनी सेल जिसमें एक बाहरी सेल की सहायता से हम किसी इलेक्ट्रोलाइट पर विद्युत धारा को प्रोवाइड करते हुए उसमें केमिकल रिएक्शन संपन्न कराते हैं, विद्युत अपघटनी सेल होता है। अगर ऐसे ही सेल में इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को कितना कर दिया जाए, 1 सेंटीमीटर, और प्लेटों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया जाए, तो विशिष्ट चालकता का मान चालकता के बराबर होता है। अब एक चीज और प्रॉब्लम कर सकती है कि हम ऐसा सेल कैसे कहां से लाएं जिसमें प्लेटों के बीच की दूरी भी 1 सेंटीमीटर हो और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो।
आसान है, देखो कैसे किया जा सकता है। इस प्रकार के सेल को बनाने के लिए बड़ी ही आसान चीज ये है, आप एक घनाकार सेल लीजिए, बॉक्स नुमा घनाकार ऐसा सेल लाइए जिसकी हर एक भुजा 1 सेंटीमीटर की हो। बेटा अगर घन की भुजा 1 सेंटीमीटर की है, ये भुजा 1 सेंटीमीटर की है और ये भी भुजा 1 सेंटीमीटर की है, और फिर इस सिचुएशन पे क्या करिए, जो आपके पास वायर है उस वायर का एक टर्मिनल इस प्लेट पर लगा दीजिए और वायर का एक टर्मिनल जो है वो इस प्लेट पर लगा दीजिए। अगर कोई ऐसा पात्र आप लेकर आते हो जिसकी लंबाई घनाकार है और उसकी अब घनाकार है तो सबकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम रहने वाली है उसकी। अगर घन की भुजा 1 सेंटीमीटर है तो हम इस डिफिनेशन को बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ सकते हैं, मैंने एक घनाकार बर्तन ले लिया है, यह बर्तन या कांच का है या तो प्लास्टिक का है। धात्विक बर्तन नहीं लेना है क्योंकि आधी से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रोड्यूस हुई वो मेटल खा जाएगा और हमारा सेल जो है वो अच्छे ढंग से कार्य नहीं कर पाएगा। तो हमने विद्युत का एक कुचालक पात्र लिया, कुचालक पात्र में ऐसा लिया जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर। तो मैं क्या सोचता हूं, इसके हर एक पृष्ठ, चाहे वो छत वाला पृष्ठ हो, नीचे वाला पृष्ठ हो, दायां पृष्ठ हो या बायां पृष्ठ, अगर लंबाई और चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है, आप इस एरिया की बात करिए, पहली प्लेट को आपने इस दीवार पर लगा दिया है। अगर इस दीवार पर लगा दिया है तो इसकी लंबाई भी 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। अगर इस प्लेट का एरिया निकालने का नंबर आएगा, आप बहुत आसानी से इस एरिया को निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ये एरिया लंबाई इंटू चौड़ाई के फॉर्मूले से निकालोगे तो लंबाई भी 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर, एरिया क्या आएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं उधर की भी बात कर लेता हूं तो उधर भी सेम चीज है, प्लेट के उधर वाले हिस्से पर भी लंबाई 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर और मैं इसका भी एरिया निकालता हूं तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब मैंने एक ऐसा सेल बना रखा है जिसके दोनों ओर लगी प्लेटों का एरिया जो है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ही है। दूसरी चीज, अगर मैं इस प्लेट से, इस किनारे वाली प्लेट से उस किनारे वाले प्लेट के बीच की दूरी की बात करूं तो प्लेटों के बीच की दूरी तो ये दूरी है और ये दूरी भी कितनी सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है। इसका मतलब जो भी पात्र मिला है वो हमारे विशिष्ट चालकता के परिभाषा के अकॉर्डिंग ही मिला है। इस पात्र में अनुप्रस्थ काट का, प्लेटों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी 1 सेंटीमीटर है और उन प्लेटों के बीच की दूरी भी 1 सेंटीमीटर है। अगर दोनों चीजें 1 सेंटीमीटर है तो जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते होंगे तो विद्युत धारा के प्रवाहित करने पर इसकी कुछ चालकता होगी। विद्युत धारा के प्रवाहित करने पर जो इस पात्र की चालकता होगी उस चालकता का मान किसके बराबर होगा, विशिष्ट चालकता के बराबर होगा। तो फिर ध्यान रखने वाली बात है कि विशिष्ट चालकता कैसे हमें पता करनी है। हम एक ऐसा घनाकार पात्र लेंगे जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कितने सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है और ऐसे पात्र में अगर विद्युत अपघट्ट को भर दिया जाए तो उसकी सम्मुख भुजाओं पर अगर मैं एक एक प्लेट को आरोपित कर देता हूं तो प्लेटों के बीच की दूरी भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि घन की भुजा 1 सेंटीमीटर है और आमने सामने लगी प्लेटों का अगर मैं एरिया, क्षेत्रफल भी निकालूंगा, क्योंकि प्लेटों की लंबाई और चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इस पात्र में अगर मैं विद्युत धारा एक सेल से प्रवाहित करता हूं तो इस पात्र में विद्युत धारा के प्रवाहित करने पर जितनी विद्युत चालकता होगी वो विद्युत चालकता विशिष्ट चालकता के बराबर होगी। तो ये हो गया अगर मैं विशिष्ट चालकता को समझना चाहता हूं तो मेरे लिए विशिष्ट चालकता खत्म हो गया। अब विशिष्ट चालकता के बाद मैं एक नया आर्टिकल पर आता हूं। तो विशिष्ट चालकता, ध्यान रखिए, विशिष्ट चालकता कब विद्युत चालकता के बराबर होती है, जब आप 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को ले लेते हैं और उसमें इलेक्ट्रोलाइट को भर देते हैं तो उस सेल की जो विद्युत चालकता होगी वो विशिष्ट चालकता के बराबर होगी। अब आगे आता है कि सेल स्थिरांक क्या है। मैंने फिगर को मिटा दिया है, आपके पास फिगर बना होगा तो फिगर से ही रिलेटेड कुछ था। चलिए तो अब मैं पढ़ देता हूं सेल स्थिरांक क्या है।
सेल स्थिरांक, अभी आपने फिगर पे देखा था कि जब मैंने फिगर बनाया तो फिगर पर आपने एक ऐसा घन लिया था जिसकी समस्त भुजाएं 1-1 सेंटीमीटर थी। उस पर मैंने एक वायर को इस प्लेट पर बांधा था और एक वायर को इस प्लेट पर। ये दो प्लेटें थी जो एक दूसरे के सामने लगी थी। घन में आप समझ गए प्लेटें कहां कहां पर लगी थी। अगर ये मेरे लिए घन है, एक प्लेट इस कोने पर लगी है, एक प्लेट यहां लगी है, और ये है इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। अब मैं आता हूं कि सेल स्थिरांक क्या है। बड़ा ही आसान सा सेल स्थिरांक है। सेल स्थिरांक कहते हैं किसको है? अगर आपने एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन को एक पात्र में भरा है और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में इस प्लेट और उस प्लेट के दोनों के बीच की दूरी L है और उन प्लेटों के अंतस्थ काट का क्षेत्रफल A है, तो आप जानते हो सेल स्थिरांक L/A के बराबर होता है। तो मुझे सेल स्थिरांक कैसे डिफाइन करना होगा, बताना होगा। मैं क्या बताऊंगा? किसी विद्युत अपघटनी सेल, किसी विद्युत अपघटनी सेल का सेल स्थिरांक, कोई भी आपके पास विद्युत अपघटनी सेल है, उस सेल का जो सेल स्थिरांक होता है वो सेल स्थिरांक सेल में उपस्थित इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी क्या है? L। और इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट, के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल अर्थात कैपिटल A के अनुपात के बराबर होता है। के अनुपात के बराबर होता है। अब फॉर्मूला मैं इसका नहीं बताऊंगा क्योंकि फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो, सेल स्थिरांक बराबर L/A, और बार बार फॉर्मूला दिखाने से कुछ हासिल भी होने वाला नहीं है। सेल स्थिरांक L/A होता है, और अगर कोई मुझसे सेल स्थिरांक पूछता है तो मैं उसको क्या बताऊंगा कि सेल स्थिरांक जो होता है वो किसी विद्युत अपघटनी सेल में सेल स्थिरांक का जो मान होता है वो उसके इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L और उस इलेक्ट्रोडों के प्लेटों के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के अनुपात के बराबर होता है, अनुपात के बराबर होता है। तो ये मेरे लिए हो गया सेल स्थिरांक। अब सेल स्थिरांक और या विशिष्ट चालकता, क्योंकि सेल स्थिरांक अगर चेंज हो गया तो विशिष्ट चालकता चेंज होती है, और विशिष्ट चालकता जो है वो एक और प्रकार की चालकता को प्रभावित करती है। सेल स्थिरांक विशिष्ट चालकता को प्रभावित करता है और विशिष्ट चालकता एक प्रकार की और चालकता को प्रभावित करती है। उस चालकता को हम कहते हैं मोलर चालकता। मोलर चालकता। तो मुझे यह पढ़ लेना चाहिए कि मोलर चालकता और विशिष्ट चालकता में संबंध क्या है। अगर विशिष्ट चालकता का मान मोलर चालकता को प्रभावित कर सकता है तो मुझे यह पता कर लेना चाहिए मोलर चालकता और विशिष्ट चालकता में रिलेशन क्या है। लेकिन मोलर चालकता और विशिष्ट चालकता में रिलेशन पढ़ने से पहले मुझे यह पढ़ लेना चाहिए मोलर चालकता को हम निकालेंगे कैसे। तो मोलर चालकता को निकालने के लिए हम देखो यहां पे एक आपको बताते हैं चीज, एग्जाम्पल, आप इसको ध्यान रखिएगा, इसी से समझ में आएगा। ध्यान दो, क्या ध्यान देने वाली बात है। हमने एक घन ले लिया है, जो हमने घन लिया है इस घन की जो भुजा है वो 1 सेंटीमीटर की है। क्योंकि मोलर चालकता को पढ़ने से पहले हमें कुछ इस रूल को पढ़ना पड़ेगा, और जैसे ही हम इसको पढ़ेंगे मोलर चालकता हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाएगी। कैसे आसान हो जाएगी?
हम इस बात को मानते हैं कि हमने एक घनाकार सेल लिया है और इस घनाकार सेल की जो भुजा है, घन के आकार की जो सेल है उसकी भुजा है वो 1 सेंटीमीटर है। और क्योंकि इस घन की भुजा 1 सेंटीमीटर है, आप आसानी से बता सकते हो इसका आयतन कितना होने वाला है। तो अगर मैं घन का आयतन निकालता हूं, घन का आयतन, तो अगर मैं घन के आयतन की बात करता हूं तो घन का आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा की घात 3 या भुजा क्यूब। अगर मैं भुजा का मान 1 रख देता हूं और क्यूब करता हूं तो बेटा फॉर्मूला में 1 का क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अर्थात 1 घन सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैंने 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन का कोई पात्र ले रखा है और उसे मैंने जल के द्वारा पूरा भर दिया है। अब अगर जल के द्वारा पूरा भर दिया है तो इसका मतलब है जल का आयतन भी कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब। और जल का आयतन जब 1 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, मैंने इसमें 1 मोल विद्युत अपघट्य पदार्थ डाला। कितना विद्युत अपघट्य डाला, 1 मोल। फिर ध्यान रखिएगा, मैंने 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाला एक घनाकार पात्र लिया, उसको मैंने जल से कंप्लीटली भर दिया और भरने के बाद मैंने केवल उसमें कितना मोल विद्युत अपघट्य पदार्थ डाला, 1 मोल विद्युत अपघट्य पदार्थ डाला। अगर मैं 1 मोल विद्युत अपघट्य पदार्थ को इसमें डालता हूं तो वो 1 मोल विद्युत अपघट्य पदार्थ जल में घुलकर क्या प्रोड्यूस करेगा, आयन प्रोड्यूस करेगा। और अगर जल में घुलकर आयन प्रोड्यूस करेगा तो आयन विद्युत चालकता करेंगे या आयन विद्युत चालकता को प्रदर्शित करेंगे, विद्युत चालकता को बढ़ाएंगे। और जब विद्युत चालकता उत्पन्न होगी तो विद्युत चालकता से ही उत्पन्न होगी विशिष्ट चालकता। तो मैं क्या कहूंगा कि 1 घन सेंटीमीटर आयतन वाले पात्र के अंदर अगर आप 1 मोल विद्युत अपघट्य पदार्थ को घोल देते हो तो घोल देने पर आयन जो है वो चालकता को रिप्रेजेंट करेंगे और 1 मोल विद्युत अपघट्य पदार्थ जितनी चालकता को रिप्रेजेंट करेगा उस चालकता को कहा जाएगा मोलर चालकता। फिर एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, अगर 1 घन सेंटीमीटर क्यूब वाले घनाकार पात्र में आप 1 मोल विद्युत अपघट्य पदार्थ डाल देते हो तो विद्युत अपघट्य पदार्थ क्या रिप्रेजेंट काहे में टूटता है, आयनों में। ये आयन विद्युत चालकता को बढ़ाते हैं और ये आयन जितने विद्युत चालकता को रिप्रेजेंट करते हैं उस विद्युत चालकता के मान को ही क्या कहते हैं, मोलर चालकता। हां, ध्यान देने वाली बात है कि 1 मोल अगर आपने विद्युत अपघट्य डाला है, जैसे मैंने माना मैंने 1 मोल NaCl डाला है और किसी ने 1 मोल CaCl2 डाल दिया है, क्या 1 मोल NaCl जितने आयन बनाएगा और CaCl2 जितने आयन बनाएगा उनकी चालकताएं आपस में या मोलर चालकताएं आपस में बराबर होंगी या मोलर चालकताएं एक दूसरे से डिफरेंट हो जाएंगी। तो बात आता है कि जैसे ही आप इलेक्ट्रोलाइट चेंज कर दोगे, आपने एक बार जल पर नमक को घोला, एक बार जल पर आपने CaCl2 घोला और दोनों बार जब मैं मोलर चालकताएं निकालूंगा दोनों बार मोलर चालकताएं डिफरेंट आएंगी। क्यों मोलर चालकताएं डिफरेंट आएंगी? बात एक तो इस पर भी आती है कि दोनों को 1 मोल ही डाला, अगर मैं NaCl को इसमें डाल दूं तो भी 1 मोल डालूंगा, अगर मैं CaCl2 को डालता हूं तो भी 1 मोल डालूंगा। तो इन दोनों के एक ही मोल डालने पर यह अंतर कैसे आ जाता है? तो बेटा उसका सामान्य सा रीजन है, जब आप NaCl को इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में घोलते हो, NaCl Na पर पॉजिटिव और Cl पर माइनस चार्ज रिप्रेजेंट करता है और टोटल कितने आयन बनाते हैं? 2, 1 and 1, 2 आयन जो है वो फॉर्म होते हैं। लेकिन जब मैं CaCl2 के 1 मोल को ही डालता हूं, मैं क्या चेक करता हूं, Ca डबल प्लस बनाता है और 2Cl बनाता है माइनस। 2Cl का मतलब है एक Cl माइनस और Cl माइनस। अभी मैं क्या सोचता हूं, ये 2 आयन रिप्रेजेंट करता है और ये कितने आयन बनाता है? 3, क्योंकि CaCl2 ज्यादा आयन बना देता है। CaCl2 की मोलर चालकता का मान भी कैसा होगा? ज्यादा। और NaCl कम आयन बना पाता है, इसकी चालकता कैसी होगी? कम। तो ये चीज डिपेंड करता है कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट कितने ज्यादा मात्रा में आयन प्रोड्यूस करता है। और जब ज्यादा आयन प्रोड्यूस करेगा तो आयनों की चालकता कैसी होगी? अधिक होगी। और आयनों की चालकता अगर अधिक हो गई तो फिर मोलर चालकता का मान भी अधिक होने वाला है। तो एक चीज बहुत ध्यान रखने वाली चीज है कि क्या सभी इलेक्ट्रोलाइट को
अगर हम 1 मोल ही घोलते हैं पात्र में, तो क्या सभी की मोलर चालकताएं बराबर होती हैं? तो नहीं। यह डिपेंड करता है कि कौन सा कंपाउंड कितने ज्यादा आयंस को तैयार करता है बनाकर, और जितने ज्यादा आयंस को बनाकर तैयार करेगा, अगर ज्यादा आयंस बनाकर तैयार कर देता है विशिष्ट चालकता और ज्यादा, अगर कम आयन बनाकर तैयार करता है विशिष्ट चालकता कम। जितना ज्यादा आयन विशिष्ट चालकता का मान भी उतना ही ज्यादा, और अगर कम आयन बनाएगा तो विशिष्ट चालकता कम। तो आप समझ गए होंगे कि विशिष्ट मोलर चालकता किस चीज पर डिपेंड करती है और मोलर चालकता को निकालते कैसे हैं, इस बात पर चर्चा कर ली जाए। तो देखिए, मैं सब कुछ यही लिखूंगा जो मैंने वहां बनाया। हम क्या लिखेंगे? किसी विलयन के 1 सेंटीमीटर क्यूब, आपने कितना आयतन लिया था? 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में 1 मोल विद्युत अपघट्य पदार्थ को, 1 मोल विद्युत अपघट्य पदार्थ को, विद्युत अपघट्य पदार्थ को घोलने पर वह विद्युत अपघट्य पदार्थ, अपघट्य पदार्थ आयनों में टूट जाता है। सबसे पहली बात, जब मैंने किसी विद्युत अपघट्य विलयन को लिया और विलयन का कितना आयतन लिया है? 1 सेंटीमीटर क्यूब, और उस 1 सेंटीमीटर क्यूब में विद्युत अपघट्य पदार्थ कितना घोला? 1 मोल। और जैसे ही मैंने वो 1 मोल विद्युत अपघट्य पदार्थ को घोला, वह काहे में टूट गया? आयनों में। अब ये आयन जितनी विशिष्ट चालकता को शो करेंगे, जितनी विशिष्ट चालकता को प्रदर्शित करेंगे, उस विशिष्ट चालकता को ही क्या कहा जाएगा? मोलर चालकता कहा जाएगा। तो मैं लिखता हूं पदार्थ आयनों में टूट जाता है। ये आयन जितनी चालकता को प्रदर्शित करते हैं या जितनी विशिष्ट चालकता को प्रदर्शित करते हैं, जितनी विशिष्ट चालकता को प्रदर्शित करते हैं, विद्युत अपघट्य पदार्थ की मोलर चालकता कहलाती है। मोलर चालकता कहलाती है। अब आता है कि मोलर चालकता की तो परिभाषा हो गई, लेकिन मोलर चालकता को लिखते कैसे हैं? तो मोलर चालकता को लिखते हैं कैपिटल लैम्डा एम से। अब मोलर चालकता का फॉर्मूला अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूं तो कहता है, हम 1 मोल पदार्थ को 1 घन सेंटीमीटर क्यूब आयतन पर घोलते हैं, अर्थात 1 मोल विद्युत अपघट्य पदार्थ 1 घन सेंटीमीटर आयतन पर घुला है, यह रिप्रेजेंट करता है सांद्रता को। तो मैं अगर इसकी सांद्रता को Cm से लिख लूं, Cm का मतलब होता है मोलर सांद्रता। अगर मैं इसकी सांद्रता को Cm से लिख लूं, और इसके बाद उसने बताया कि विद्युत अपघट्य पदार्थ को जब आपने घोला, वो आयनों में टूटा, और जो आयनों की विशिष्ट चालकता हुई, आयनों की कौन सी चालकता हुई? विशिष्ट चालकता हुई। उस विशिष्ट चालकता को ही कहते हैं मोलर चालकता। तो मोलर चालकता का एक फॉर्मूला बन गया, कैपिटल लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा अपॉन Cm। अब आगे मैं इसी चीज को अगर आगे रिप्रेजेंट करता हूं, अगर मैं इस Cm की जगह पर सीधे मोलरता के फॉर्मूले को यूज करूं, तो Cm की जगह पर अगर मैं मोलरता के फॉर्मूले को यूज करता हूं तो फॉर्मूला आता है कप्पा अपॉन मोलरता। और क्योंकि आप इस बात को सभी लोग जानते हो कि मोलरता का सूत्र या मोलरता का मात्रक होता है मोल पर लीटर,
क्योंकि मैंने आयतन यहां काहे में लिया है, सेंटीमीटर क्यूब में, और जब मैं मोलरता को लिखाता हूं तो आयतन काहे में लेते हैं, लीटर में। तो मुझे एक काम कर लेना चाहिए, या तो सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में चेंज कर लेना चाहिए, या लीटर को चेंज कर लेना चाहिए सेंटीमीटर क्यूब में। तो मैं जानता हूं कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो मैं इस लीटर को चेंज कर लेता हूं सेंटीमीटर क्यूब में, और सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करने के लिए हमें इसे काहे से गुणा करना होगा, 1000 से। तो ये मोलर चालकता के लिए फॉर्मूला आ जाएगा। हां, इसमें से एक और चीज देखी जा सकती है, अगर मैं चाहूं तो मोलर चालकता के फॉर्मूले से इसका मात्रक भी निकाल सकता हूं। तो जल्दी से मोलर चालकता के फॉर्मूले से मात्रक को निकालते हैं। मोलर चालकता के फॉर्मूले से मात्रक अगर निकालना है तो मुझे कप्पा अर्थात विशिष्ट चालकता का मात्रक आना चाहिए, मुझे मोलरता का मात्रक आना चाहिए। मैं जल्दी से स्टार्ट कर देता हूं। मुझे कप्पा का अगर मात्रक चाहिए तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, 1000 इसका मात्रक कोई नहीं। मोलरता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। अब देखो ध्यान रखने वाली भी बात है, भी मोलरता का मात्रक मोल पर लीटर था मैंने, लेकिन लीटर को मैंने काहे में चेंज किया था, सेंटीमीटर क्यूब में चेंज किया था। तो अभी मैं चेंज करूंगा सेंटीमीटर क्यूब में। तो बेटा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, मोल की जगह मोल बना रहेगा, लीटर में को अगर मैं, लीटर भी आयतन है, अगर मैं इसी चीज को सेंटीमीटर पर देखता हूं जाके तो लीटर के आयतन को सेंटीमीटर की राशियों पर चेंज करने पर प्राप्त होता है सेंटीमीटर क्यूब। केवल सेंटीमीटर भी आयतन का मात्रक है, लीटर भी आयतन का मात्रक है। आगे चलते हैं तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, अब इसको पलट के गुणा करेंगे तो देखो नीचे आ जाएगा मोल और ऊपर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब चला गया ऊपर। इसका अगर इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब में -1 तो हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर। मोल को अगर ऊपर ले जाते हैं तो मोल इनवर्स। तो मोलर चालकता का जो मात्रक है वो क्या आता है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो अब आप मेरे ख्याल से मोलर चालकता को समझ गए होंगे। मोलर चालकता क्या चालकता होती है, मैं एक बार और आखिरी बार इसको रिपीट कर दूं। अगर आपके पास कोई एक ऐसा पात्र है जो घनाकार है और उसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है, तो उस घन का आयतन क्या होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब। और उस 1 सेंटीमीटर क्यूब घन के आयतन वाले पात्र में अगर आप 1 मोल विद्युत अपघट्य पदार्थ को घोल देते हो तो वो 1 मोल विद्युत अपघट्य पदार्थ आयनों में ब्रेक होगा और वे आयन जितनी विशिष्ट चालकता प्रदर्शित करेंगे उस विशिष्ट चालकता को ही क्या कहा जाएगा, मोलर चालकता। तो मोलर चालकता के फॉर्मूले को पढ़ लिया, उसकी यूनिट क्या होती है पढ़ लिया। इसके अलावा जो तुल्यांकी चालकता बचती है या मोलर चालकता का सांद्रता के साथ परिवर्तन आता है, इस चीज को पढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर पर। तब तक आप मोलर चालकता से रिलेटेड इन चीजों को ध्यान दीजिए, जो भी ना आए वो हमें कमेंट बॉक्स पे आप बता सकते हैं। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर पर। धन्यवाद।